आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन सोचने के काबिल हुआ तो मैंने इस मामले पर अजर नो गौर शुरू किया। श्रीमान सिंह को जो जहर अफशानी करनी थी वो कर चुका था। उसके बारे में उससे किसी भी भलाई की तवक्का नहीं की जा सकती थी। अलबत्ता हांगकांग या मकाऊ वाले उस मामले में मददगार साबित हो सकते थे। मैंने उस बारे में सुल्तान शाह से भी मशवरा किया और फिर मकाऊ के नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। क्वांगफू के नंबर पर इब्तदा ही में वही चू चू की आवाज सुनाई दी और हम दोनों सांस रोके उससे सिग्नेचर टून के खात्मे का इंतजार करते रहे। उसके खात्मे पर फौरन वही मानूस चीनी आवाज सुनाई थी जो हम उससे पहले भी उस नंबर से सुन चुके थे। मैं तनवीर बोल रहा हूँ और अंग्रेजी में कुछ अहम बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, जरूर बात करो, औरत ने अंग्रेजी में कहा। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि हांगकांग में सूरत हाल अभी तक जूं की तूं है। इसमें कोई तब्दीली रुनमा नहीं हुई। तुमने तो कहा था कि दूसरों के साथ वो लड़की भी पुलिस की तहवील में है। वो पुलिस की तहवील में ना होती तो कब की मकाऊ लाई जा चुकी होती। हमारे लिए एक बड़ी उलझन पैदा हो गई है जिसे तुम्हारी जरा सी तवज्जो से दूर किया जा सकता है। असल बात करने से पहले मैंने तमहीद का सहारा लेना जरूरी समझते हुए कहा, हम हर तरह ताउन के लिए तैयार हैं। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। हमें फौरी तौर पर मिस्टर पार्टी की एक ताज़ा तस्वीर की जरूरत है। अगर तुम किसी तरह उसकी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हासिल करके मुझे कराची फैक्स करा सको तो ये मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। क्यों? वो मेरी उस अजीबो गरीब फरमाइश पर चौंक पड़ी। उस मरहले पर तुम्हें उसकी तस्वीर की जरूरत क्यों पेश आ गई? क्या तुम्हें उसकी असलियत पर शुबा हो रहा है? वो फौरन ही मामले की तह तक पहुंच गई थी, इसलिए मैंने अपनी बात में जोर पैदा करने की नीयत से कहा, वहां डॉन के साथ जो कुछ हुआ है उसने हमें परेशान कर दिया। हमने अपने अपने तौर पर छानबीन की तो ये इम्कान भी सामने आया कि कहीं नई दिल्ली वालों ने लड़की को बदल न दिया हो। ये उनकी खुली बेईमानी होती जिसे छुपाने के लिए उन्होंने हांगकांग से लड़की की वापसी की राह में रुकावटें पैदा कर दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ से मेरी बात काट कर कहा गया, लड़की का मामला होता तो उसी को हर कार्रवाई का हदफ बनाया जाता, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। स्पीड बोर्ड से वाकई एक चीनी मुजरिम बरामद हुआ था और उसकी वजह से सारा फतूर पैदा हुआ है। फिर भी हम ये देखना चाहते हैं कि मिस्टर पार्टी वही लड़की है जिसका हमें इंतजार है या उसे बदल दिया गया। हमें फौरी तौर पर उसकी तस्वीर दरकार है। मैंने अपने मुतालबे पर जोर देते हुए कहा, इस बारे में अपना वक्त ज़ाया मत करो। उसने नरम लहजे में मशवरा दिया, इस मरहले पर लड़की की तस्वीर बिला वजह हासिल करनी मुश्किल है। तुम सब्र और सुकून के साथ हमारी तरफ से किसी अच्छी खबर के मुंतजिर रहो। फोन पर तुम बिला वजह अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे हमदर्दाना मशवरे का बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे लिए ये काम बहुत अहम है। टान की मुंह बोली, बेटी कहाँ है? तुम उससे मशवरा करो तो वो तुम्हें समझा सकेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वीरा की सहेली तुम्हारी मंगेतर या महबूबा हो? मैं दिल में उसके कयास की दाद दिए बगैर न रह सका, लेकिन फोन पर खुश्क लहजे में बोला, ये लैला मजनू की कहानी नहीं बल्कि एक नाजुक मामला है। मैं इस वक्त जो कुछ कर रहा हूँ वीरा ही के एमा पर कर रहा हूँ। वो इस वक्त किसी काम से दूर गई हुई है, वरना वो खुद ही तुमको फोन करती। उसे बता दो कि हांगकांग की पुलिस का निज़ाम बहुत सख्त है। ऐसा ना होता तो चीन की जड़ में अंग्रेज 10 बरस भी सुकून से नहीं रह सकते थे। जब तक वो लड़की पुलिस की तहवील में है, परिंदा भी उसके लाकअप में पर नहीं मार सकता। उसकी तस्वीर हासिल करने के लिए तुम्हें उसकी रहाई या फिर अदालत में पेशी का इंतजार करना होगा। उससे पहले लड़की की तस्वीर मिलनी मुश्किल है। लड़की तक रसाई नामुमकिन है तो पुलिस रिकॉर्ड से उसका कोई क्लोजअप उड़ाया जा सकता है। मैंने एक और इम्कान की निशानदेही करते हुए कहा, पुलिस वाले मुजरमों को गिरफ्तार करने के बाद अपने रिकॉर्ड के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ मुतअद्दद जावियों से तस्वीर भी बनाते हैं। हम उन सब बातों से वाकिफ हैं। वो मेरे मुसलसल इसरार से चिढ़ सी गई और तिनक कर बोली, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि डॉन कानून से लड़कर नहीं बल्कि बचकर चलने का आती है। तुम्हारी फरमाइश पर मैं यहाँ कोई भी अपने किसी आदमी को खतरे में नहीं डालने का। इसलिए तुम लड़की की तस्वीर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम इतने ही बेचैन हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश नोट के लेती हूँ। डॉन से राब्ता होगा तो उसे तुम्हारी ख्वाहिश से आगाह कर दिया जाएगा। वैसे मैं तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि डॉन ने खुद मकाऊ से बाहर कदम निकाल कर अपनी मुंह बोली बेटी को बेपनाह इज्जत दी है, वरना वो किसी से ज्यादा बात करनी भी पसंद नहीं करता। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी फरमाइश पर कान नहीं धरेगा, लेकिन मैं वीरा की मर्जी से बल्कि उसी की हदायत पर तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी हद तक ये ठीक है, लेकिन डॉन बहुत सख्ती के साथ प्रोटोकॉल पर चलता है। वीरा का काम फंसा हुआ है तो उसे खुद वक्त निकाल कर बात करनी होगी। वो मसरूफ है तो डॉन उससे कहीं ज्यादा मसरूफ रहता है। हो सकता है कि वो उसी एक बात पर मुश्तिल होकर वीरा से नाराज हो जाए। अब तुम बताओ कि क्या चाहते हो? जैसा तुम कहोगे मैं उसी के मुताबिक अमल करूंगी। फिर भूल जाओ कि मैंने तुम्हें फोन किया है, मैंने थकी हुई आवाज में कहा। फिर आएगी तो वो खुद ही अपने मामले को संभालेगी। मुझे दलाली करने की कोई जरूरत नहीं। ये निशाना भी खता हो गया। फोन बंद होने पर सुल्तान शाह ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा, मजबूरी है। मैंने मायूसी से शाने उचका कर कहा। उसकी बातों में वजन था। अंग्रेज जहां अपने कदम जमाता है वहां सबसे पहले रिश्वत और बदमनमानी को खत्म करता है ताकि अपने इक्तदार को तूल दे सके। जब वो जाने लगता है तो उन खराबियों को परवान चढ़ाने लगता है। वो बिला वजह ही हांगकांग पुलिस की शान में कसीदे नहीं पड़ रही थी।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबर आजमा इंतजार के अलावा कोई और चारा कार बाकी नहीं रहा। बस आहिर ऐसा ही नजर आता है। क्वांगफू की सेक्रेटरी ने भी नरमी के साथ ये जता दी है कि वीरा के हवाले से डान हमें ज्यादा अहमियत नहीं देगा, इसलिए अब हांगकांग से किसी गैर मामूली ताउन की उम्मीद बेसूत है। हमें यहीं कोई राह निकालनी होगी। उसी वक्त श्रीमान सिंह ने ड्रामाई अंदाज में एक धमाका करके तुम्हें परेशान कर दिया था। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद सुल्तान शाह ने कहा, तुम उस ज़हनी सदमे से बड़ी हद तक संभल चुके हो, क्यों ना उसे एक बार फिर फोन करके कुरेदा जाए। मुझे यकीन है कि उसकी कहानी में ज्यादा जान नहीं है। तुम उसे थोड़ा सा भी हिलाओ जुलाओगे तो उसका झूठ खुलकर सामने आ जाएगा। मैं भी उसे फोन करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ, लेकिन मेरी हिकमत अमली कुछ और ही होगी। जहर का तोड़ जहर से किया जाए तो मौसर रहता है, वरना कोशिशें रायगां जाती हैं। क्या हिकमत अमली सोची है तुमने? सुल्तान शाह ने इश्तियाक अमेज लहजे में सवाल किया। बस देखते जाओ, वो अपनी बातों से खुद ही मेरी राह बनाएगा। मैंने पूरे अतमाद के साथ कहा और काफी की प्याली आखिरी घूंट में खाली करने के बाद फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। उस बार मातहत के अमले के किसी हीले बहाने के बगैर श्रीमान सिंह फोन पर आ गया। मुझे यकीन था कि तुम जल्दी मुझसे राब्ता करोगे। उसके लहजे में दूर दूर तक तंज या तलखी का शायबा तक नहीं था। इस वक्त तुमने मेरी पूरी बात सुने बगैर फोन बंद क्यों कर दिया था? हांगकांग में मौजूद शकुंतला देवी को खजाला समझकर मैंने एक भारी जुआ खेलने का फैसला कर लिया था। मैं उस मद में एक खतीर रकम पेशगी दे बैठा हूँ। तुमने उस लड़की की असलियत बताकर मुझे भोंचका कर दिया था। अब मुझे पेशगी रकम वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं मजीद नुकसान से जरूर बच गया हूँ। गैर मुतवक्का बातें सामने आने से सदमा तो होता है। उस मकार की आवाज में दोस्ताना हमदर्दी से मटाई। सारी खराबी ये है कि तुम मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे। अगर तुम तरपाठियों वाली कहानी को अपने दिल में पालने के बजाय बराह रास्त मुझसे पूछ लेते तो मैं उसी वक्त तुम्हें असलियत बता देता। ये कैसे हो सकता है कि मैंने गजाला के बारे में तुमसे सौदेबाजी मुकम्मल कर ली और उसे किसी और के हवाले कर दूं? आखिर मुझे रजनी की जिंदगी भी ऐसी है। तुम मेरी तरफ से कितने भी बदगुमान हो जाओ, लेकिन ये कटल हकीकत है कि मैं रजनी को वापस अपनी बाहों में देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ। मैंने संजीदगी से कहा। मोहनलाल जैसे दोस्त नुमा भेड़िए रिश्तों की परवाह किए बगैर हर औरत पर दांत रखते हैं। उनकी चालबाजियों से पारसा औरतें भी बहक जाती हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि चलती हुई नदी का पानी हमेशा पाक होता है। इसमें 2-4 मर्द और ढोर डंगर गिरने से पानी की सफाई में फर्क नहीं पड़ता। अब इस जिक्र को छोड़ो। वो मेरी मीठी चुटकियों पर तिलमिलाकर बोला, असल बात पर आओ। मैंने तुम्हें बता दिया कि गजाला नई दिल्ली में महफूजा और जल्द अज जल्द कराची आने वाली है, लेकिन मैं उसके इंतजार में बेकार नहीं बैठना चाहता। तुमने अगर कोई काम किया है तो मुझे उसको आगे बढ़ाना है। इस बारे में जिद न करो। मैंने इजाजत से कहा, गजाला आने ही वाली है तो 1-2 रोज सब्र कर लो। ये समझ लो कि मैं अभी तक झक मार रहा हूँ। मेरे लिए ये समझना मुश्किल है। उसने मेरी बात काट कर कहा, ऐसा ही था तो तुम मुझे कुछ ना बताते और मैं तुम पर भरोसा किए बैठा रहता। जानबूझकर अनजान बने रहना मेरे लिए नामुमकिन है। हम लोग तो अनजान होने के बावजूद अंधेरे में तीर चलाते हैं और कुछ ना कुछ मार लेते हैं। तुम मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। तुम मुझे हद से ज्यादा मजबूर कर रहे हो। मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, यह तुम्हारा ख्याल है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो आदमी मेरे लिए कितना आम है। तुमने कोई अच्छी खबर सुनाई तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारे और गजाला के दिन फिर जाएंगे। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा, फिर शाम को कहीं मिल लो। मेरे दफ्तर क्यों नहीं आ जाते? उसने नहायत मासूमाना अंदाज में मुझे चूहेदान में दाखिल होने की दावत दी। तुम्हारे दफ्तर में मेरा पिछला तजुर्बा बहुत तलख था। किसी संतरी की खोपड़ी सनक गई तो मुझे ठंडा ही कर देगा। मैं बाहर रहकर ही सुकून से बात कर सकूंगा। तो जिंदा तो है ना? श्रीमान सिंह की इज़्तिरारी आवाज उभरी। मुझे ताउन पर आमादा पाकर उसके जहन में सोया हुआ तजस्सुस एक मरतबा फिर बेदार हो गया। गजाला जब तक घर न लौट आए मैं उसे जिंदा नहीं समझता। ये सब बातें बहुत से अगर और मगर से वाबस्ता होती हैं। आओगे तो इस बारे में खुलकर बात होगी। मैंने उसे चक्कर देते हुए कहा। वो मेरी हिला जुई को यकीनन भाप किया था, लेकिन उसने अपनी बात पर इसरार नहीं किया। उस वक्त हम दोनों के माबैन सर्द जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें हम दोनों ही बहुत सी बातें समझ लेने के बावजूद अनजान रहने पर मजबूर थे, क्योंकि दोनों ही बैक वक्त एक दूसरे पर अपने अपने दाव आजमाने की फिक्र में लगे हुए थे। मैं ठीक 7 बजे मारीपुर के लेवल क्रॉसिंग को अबूर करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। चंद सानियों की खामोशी के बाद श्रीमान सिंह की आवाज उभरी, पास से हम हाक्स बे की तरफ निकल जाएंगे। हाक्स बे? मैंने हैरत से दुराया। रात के अंधेरे में हाक्स बे पर क्या मिलेगा? वह हम सुकून और बेफिक्री से बात कर सकेंगे। उसकी आवाज में अजीब सा बोझलपन से मटाया। आज जुमेरात है और 14वीं की रात भी। समंदर के जोबन के नजारे देखने के बहुत से लोग वहां शौकीन होंगे। वहीं हमारा हट भी है। बातों बातों में ज्यादा पी गए तो रात वहीं गुजार लेंगे। वैसे भी वीकेंड पर तफरी की दिलदादा लड़कियों की कई टोलियां कटी हुई पतंगों की तरह चकराती रहती हैं। चाहो तो उनमें से किसी को अपने साथ शामिल कर लेंगे। ठीक है, मैं 7 बजे लेवल क्रॉसिंग पर पहुंच जाऊंगा। मैंने उसके दिए हुए प्रोग्राम से इत्तेफाक करते हुए फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उससे मेरी गुफ्तगू के दौरान मैं सुल्तान शाह के चेहरे पर जलजले के आसार नजर आ रहे थे।
और बहुत ज्यादा हैरान और परेशान सा नजर आ रहा था। फोन बंद होते ही वो झल्लाकर मुझ पर बरस पड़ा। समझ में नहीं आता कि आज तुम्हारी खोपड़ी पर बर्फ क्यों जम गई है। प्रोग्राम ये तय हुआ था कि उसे हिला जुलाकर उसके झूठ का पोल खोलोगे। बात हुई तो उससे मिलने का प्रोग्राम बना बैठे। मेरा जहन अभी तक यकीन और बेयकीनी की धुन से बाहर नहीं निकल सका है। अगर गजाला वाकई उन लोगों के कब्जे में है तो श्रीमान सिंह से महाजराई मोल लेकर मैं उसकी मुश्किलात में इजाफा कर दूंगा। इसी एहतियात की वजह से मैंने मसाहलियत की राह इख्तियार की है और रात के अंधेरे में तुम्हें हाक्स बे ले जा रहा है। सुल्तान शाह गुस्से और बेबसी से दांत पीसते हुए बोला। उस खतरनाक रास्ते पर बाज जगह दिन में भी ड्राइविंग मुश्किल होती है, फिर रात के अंधेरे में रोशनियां गुल करके उसका पीछा करना तो बिल्कुल नामुमकिन होगा। वहां हट में पहले से उसके पालतू गुंडे मौजूद होंगे जो बेरहमी के साथ मार मार कर तुम्हारी हड्डियां पसलियां तोड़ देंगे और फिर तुम्हें चढ़े हुए समंदर में फेंक कर लौटाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। ये सारी बातें तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? वीकेंड पर वो साहिल इतना हैरान नहीं होता होगा और आज चांदनी रात भी है। सुल्तान शाह घुराया। तुम्हारी अकल बिल्कुल माऊफ हो गई है। वो तो साहिल पर मंडाने वाली खूबसूरत लड़कियों का भी जिक्र कर रहा था। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हम यूरोप के किसी साहिली शहर में नहीं बल्कि कराची में हैं, जहाँ शरीफ लोग रातों को आवारागर्दी करने के बजाय नरम बिस्तरों में आराम करने को तरजीह देते हैं। गजाला को हांगकांग भेज चुका है। तुमसे मुल्ला सरकार के बारे में सारी मालूमात उगलवाने के बाद वो तुम्हें बेदर्दी से कत्ल कर देगा। गुड। उसकी तकरीर खत्म हो जाने पर मैंने भरपूर हंसी के साथ कहा, मुझे खुशी है कि जो इम्कानात मेरे सामने हैं वो तुम्हारी नजरों में भी हैं। मेरी खोपड़ी हर तरह तरोताजा है और अब मैं उसे उसी के हरबों से जेर करूंगा। श्रीमान सिंह अगर चालाक बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे अपना थूका हुआ चाटना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा तो होगा। हाक्स बे पहुंचने के बाद तुम उसे किस तरह जेर करोगे? मेरी वजाहत पर सुल्तान शाह के लबो लहजे में नुमायां नरमी पैदा होगी। अब जफर के आदमियों को मैदान में लाना पड़ेगा। मैंने स्पीकर फोन ऑन करते हुए कहा, श्रीमान सिंह के आदमियों पर आज की रात भारी पड़ने वाली है। फोन का सिलसिला मिलने पर तीसरी घंटी बजी तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि STF का ऑपरेटर हमेशा पहली घंटी पर फोन उठाने का आदी था। चौथी घंटी मालूम होने से पहले ही वो लाइन पर आ गया। क्या बात है, क्या आज बोर्ड खाली पड़ा हुआ है? मैंने हैरत के साथ पूछा। ओह नो सर। वो मेरी आवाज पहचान कर जल्दी से बोला, आज यहाँ जरा इमरजेंसी हो गई है। सफर साहब अभी अभी जख्मी हालत में वापस आए, उनके कपड़े खून में डूबे हुए हैं। सब लोग उस तरफ चले गए थे। वो खबर सुनते मेरा दिल धक से रह गया। वो वीरा को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। अगर वो वापसी पर जख्मी था तो मामला गड़बड़ था। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं वो वीरा की कोई हरकत ना हो, लेकिन ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं था। मैंने फुर्ती के साथ पैरों में जूते डाले और रवानगी के लिए तैयार हो गया। श्रीमान सिंह का अहम और नाजुक तरीन मामला वक्ती तौर पर मेरे जहन से मादूम हो गया था। उस रोज शायद हर तरफ से मेरे सितारे गर्दिश में आए हुए थे। वो गुफ्तगू स्पीकर फोन पर हुई थी, इसलिए सुल्तान शाह ने भी वही कुछ सुना था जो दूसरी जानब से मेरे इल्म में आया था। मुझे रवानगी की तैयारी पकड़ते देखकर वो भी मुसरबाना अंदाज में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम इतनी उजलत और घबराहट में कहाँ जा रहे हो? उसने मेरे सामने आकर सवाल कर डाला। तुमने सुना नहीं? मैंने उसे घूरते हुए मुलामत आमेज लहजे में कहा, यहाँ से वो वीरा के साथ एयरपोर्ट गया था और अब जख्मी हालत में अपने ठिकाने पर पहुंचा है। मेरे लहजे पर लम्हे भर के लिए सुल्तान शाह का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपने रद्द-ए-अमल पर काबू पा लिया और बेताबाना अंदाज में टहलते हुए बोला, वो जिस हालत में भी है लेकिन इस काबिल जरूर है कि गाड़ी चलाकर अपने आदमियों में वापस पहुंच गया है। यह परेशानी की बात जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम सर पर पैर रखकर उसकी तरफ दौड़ लगा दें। वो 30 बरस तक फौज में अफसरी कर चुका है। उसके बाद उसने कर्नल जैसी जोन्स जैसे बैन अवी मुजरिम और दहशतगर्द के साथ कोलंबिया में खासी मुद्दत गुजारने के बाद STF में शमूलियत इख्तियार की है। सूरत से वो कितना भी जवान और खलंडरा नजर आता हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो 50 के लपेटे में है। उस जैसे घाघ आदमी के लिए तुम इस तरह परेशान हो रहे हो जैसे वो मेले की भीड़ में अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ कोई 9 उम्र लड़का हो। वो अपनी हिफाजत के हर गुर से वाकिफ है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? उसकी तूल पकड़ती हुई तमीज से उकता कर मैंने खुश्क लहजे में पूछा, क्या हम उसके बारे में हर इखलाकी जिम्मेदारी से यकसर आजाद हैं? मेरा यह मतलब नहीं था कि हम उसे भूल जाएं, लेकिन तुम इस बारे में जरूरत से ज्यादा असर ले रहे हो। इस वक्त तुम्हारे सामने अपने मसाइल भी हैं जिनका हल सोचना जरूरी हो गया। फिर आगे चले जाने के बाद हमारे लिए थोड़ी सी दुश्वारियां पैदा हो चुकी हैं। मैंने मुलायमत के साथ उसे समझाते हुए कहा, वो कुआंग फू से बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ है और उस पर हावी होकर बात करती है, जबकि हमें हांगकांग में सर्द मैरी के रवैये का सामना करना पड़ेगा। कुआंग फू की सेक्रेटरी बता चुकी है कि वो हमको मुंह नहीं लगाएगा। अलबत्ता वो गजाला को रिहाई दिलाने में कामयाब हो गया तो उसे बराह रास्त कराची में रवाना कर देगा। ऐसी सूरत में हमें उससे छेड़छाड़ करके कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा वह हमसे मुश्तिल हो सकता है। मौजूदा हालात में हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं या फिर बराह रास्त हांगकांग जाना पड़ेगा। यहाँ रहते हुए हम सिर्फ श्रीमान सिंह पर काम कर सकते हैं। हमें यह यकीन करना है कि गजाला हांगकांग भेजी जा चुकी है या उसकी जगह किसी और लड़की को भेजकर उसे नई दिल्ली ही में रखा गया है। उस सवाल का जवाब सिर्फ श्रीमान सिंह के पास है।
उससे पंजा आजमाई के लिए हमें अफराधी कुव्वत दरकार है जो फौरी तौर पर जफर ही से मिल सकती है। लेकिन तुम सुन चुके हो कि जफर बुरी तरह जख्मी है, सुल्तान शाह ने टहलते हुए कहा। इसीलिए मैं उसकी अयादत या खबर गिरी के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने जोर देकर कहा, तुम अयादत के लिए जाओगे और वहीं घिर जाओगे। सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बनाकर बोला, वो अपने यूनिट का सरबराह है, उसे खून में नहाया हुआ देखकर वहां हर शख्स बुखलाहट का शिकार हो चुका होगा। सरबूंग में तुमको अपनी बात करने का मौका ही नहीं मिल सकेगा। ये तुम्हारे मफरूजात हैं। मैंने उकता कर कहा, जफर एक जिम्मेदार अफसर है, वो अपनी वजह से पूरा नज़्मो ज़ब्त तबाह नहीं होने देगा। वो मुझे देखते ही भांप लेगा कि मैं किसी जरूरत के तहत वहां पहुंचाऊं। अगर उसकी हालत खतरे से बाहर हुई तो मैं खुद ही अपने मतलब की बात छेड़ दूंगा। मेरी दानिश में वहां जाने के बजाय कोई और बंदोबस्त करना जरूरी बेहतर रहेगा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा, खुलकर बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने जलकर कहा, मुंह में घुंघनियां क्या चुबा रहे हो? तुम स्पेशल टास्क फोर्स से मदद लेने के बजाय किराए के आदमी भी इकट्ठे कर सकते हो। ज़मीन दुनिया के लोगों से हमारे राब्ते टूटे हुए हैं। हमें इस वक्त बेजिगर आदमियों की जरूरत है जो वक्त पड़ने पर आंखें बंद करके हमारी लड़ाई में कूद सके। अगर श्रीमान सिंह की नीयत में फतूर पैदा हो गया तो वो आज शाम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा और हमारी किसी भी लग्जिश को नजरअंदाज नहीं करेगा। नाकाबिले एतमाद और नकम्मे आदमियों की वजह से हम बुरी तरह मार खा जाएंगे। इतने मुख्तसर वक्त में मुंह मांगा मुआवजा देने पर भी भरोसा के आदमी नहीं मिल सकेंगे। तुम्हारे राब्ते जरूर टूटे हैं, लेकिन मेरे कई करीबी दोस्त और रिश्तेदार बुरे भले लोगों में उठते बैठते हैं। मैं उनकी मार्फत अपने काम के 10-5 आदमी पैदा कर लूंगा। रही मुआवजे की बात, तो इस वक्त भी तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। शिवालों की गन बोर्ड्स की फरोख्त से तुमने जो लाखों डॉलर कमाए थे वो अभी तक सलमा की तिजोरी में पड़े जंग खा रहे हैं। मैं हैरत से उसे घूरता रह गया। यह हकीकत थी कि हमारी एक खतीर रकम सलमा की तहवील में थी, लेकिन मेरे रोजमर्रा अखराजात माफिया और दूसरे जराए से पूरे हो रहे थे। इसलिए मैंने एक तवील मुद्दत से उस महफूज रकम को छेड़ने की जरूरत महसूस नहीं की थी, बल्कि एक एतबार से मैं अमलन उसे भूला हुआ था। लेकिन सुल्तान शाह ने उस वक्त उस रकम का हवाला देकर मुझे चौंका दिया था। लम्हा भर के लिए मेरे ज़हन में यह ख्याल आया कि कहीं वो उस रकम का हवाला देकर बिलवास्ता तौर पर अपने हिस्से का मुतालबा न कर रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में मासूमाना चमक देखकर मुझे अपना वो गंदा ख्याल फौरन तर्क कर देना पड़ा। वो उन लोगों में से नहीं था जो महज पैसे के लिए अपनी असल को भूल कर अपने मौसमों पर भूखे दरिंदों की तरह उड़ाने लगते हैं या फिर बुरा वक्त आने पर आंखें फिर लेते हैं। उन सारे ख्यालात पर सर खपाने के बाद हम दोनों ने एक तजवीज़ पर अमल करने का इरादा कर लिया। हम दोनों ही इकट्ठे फ्लैट से निकले और जफर की तरफ रवाना हो गए। जफर वीरा ही की वजह से जख्मी हुआ था, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि हमारी मुहिम में साथ दे सके। लेकिन उसने अपने आदमी हमारे साथ करने का इरादा कर लिया। जब हम तीनों के दरमियान एक लाहे अमल तय हो गया तो मैं मुकर्रर वक्त से चंद मिनट पहले ही स्याह शराड कार में मारीपुर वाले लेवल क्रॉसिंग पर पहुंच गया और रेलवे लाइन अबूर करके अपनी गाड़ी एक किनारे से लगा दी। उस वक्त तक वहां ट्रैफिक का दबाव न होने के बराबर रह गया था। मुसाफिरों के इंतजार में खड़ी हुई इक्का दुक्का मिनी बसों के अलावा वहां ऐसी कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी जिस पर श्रीमान सिंह की कार होने का शुबा किया जा सकता। मैंने नहाए तो गौर से कुर्ब जवार का जायजा लिया, लेकिन ऐसे लोगों की निशानदही से कासिर रहा जिन पर STF से ताल्लुक रखने का शुबा किया जा सकता। मुझे पूरा यकीन था कि जफर अमली तौर पर उस मुहिम में शरीक नहीं हो सका था, लेकिन उसने पसे पर्दा रहते हुए उस अमर का पूरा बंदोबस्त कर लिया होगा कि हिफाजती तदाबीर में कोई कमी न रह सके। उसने मेरी मौजूदगी में अशरफ खान को अपना पूरा प्लान समझा दिया था, जिसके रोज से STF के कम अज कम 3 मुसल्लह अफराद को ऐसी जगहों पर मौजूद होना चाहिए था जहां से वो बवक्ते जरूरत मेरी मदद के लिए आ सके। ठीक 7 बजे मुझे अपनी कार के अकब नुमा आईने में एक कार के रोशन हेड लैंप से नजर आए। वो कार रेलवे लाइन अबूर करके मेरी ही तरफ आ रही थी। उसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कार चलाने वाले को अपने आसपास किसी की तलाश हो। मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर चौकन्ना हो गया। उसे किसी की तलाश थी, जबकि वहां कुर्बोजवार में मेरी गाड़ी के अलावा कोई कार मौजूद नहीं थी। इसलिए वो कार सीधी मेरे बराबर आ रुकी। वो नए मॉडल की सफेद टोयोटा करोला थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक तनोमंद और झगड़ालू तेवरों वाला शख्स विराजमान था, जबकि पिछली सीट पर श्रीमान सिंह धंसा हुआ था। करोला के रुकने से पहले श्रीमान सिंह ने भी मुझे देख लिया और जब वो गाड़ी रुकी तो श्रीमान सिंह अपने बाएं तरफ स्थिरक कर खिड़की के करीब आ चुका था। अपनी गाड़ी यहीं कहीं पार करके लाक कर दो, उसने शीशा उतार कर मुझसे कहा। एक ही कार में बातें करते हुए आराम से चलेंगे, वापसी पर अपनी गाड़ी ले लेना। उसकी वो तजवीज हमारे तयशुदा मंसूबे से मुत्तसादम थी। हाक्स बे के हट्स के आगाज पर ट्रक में छुपे हुए STF के आदमी मेरी काली शराड ही पहचान कर अपनी पेशकदमी का आगाज करते। अगर मैं अपनी कार छोड़कर सफेद करोला में सफर करता तो मैं उनके करीब से गुजर जाता और रात के अंधेरे में उन्हें पता भी न चलता कि श्रीमान सिंह मुझे कब अपने चूहेदान की तरफ लेके आए। खुदा का खौफ करो श्री, मैंने उसकी तजवीज सुनते ही कहा। आजकल शहर के भरे पूरे बाजारों में लोगों से गाड़ियां छीनी जा रही हैं और तुम मुझे इस वीराने में गाड़ी छोड़ने का मशवरा दे रहे हो।
यहाँ थोड़ी ही देर में उल्लू बोलने लगेंगे और फिर गाड़ी तो क्या, इसके साय का भी पता नहीं चलेगा। फिर गाड़ी वापस घुमा लो। ट्रक स्टैंड के इलाके में सारी रात दिन का समा रहता है। गाड़ी वहीं किसी दुकान या पेट्रोल पंप पर छोड़ देना, पाक कोई खतरा नहीं होगा, बिला वजह वक्त बर्बाद होगा। मैंने उसकी इसरार का तोड़ करने के लिए सख्ती से कहा, हम अपनी अपनी गाड़ियों में ही चलेंगे, तुम्हारा मूड हो तो रात साहिल पर गुजार लेना। मैं फारिग होकर वापस शहर लौटना चाहता हूँ। मेरी गाड़ी मौजूद होगी तो तुम्हें कोई सहमत नहीं होगी, फिर तुम मेरे साथ आ जाओ। उसने आखिरी हरबा आजमाते हुए कहा, तुम्हारी कार मेरा ड्राइवर चला लेगा। उसकी बात पूरी होती उसका ड्राइवर अपनी सीट छोड़कर नीचे उतर गया। उसकी वो तजवीज मेरे लिए गैर मुतवक्का थी। अपना मंसूबा तय करते हुए मैंने ये सोचा ही नहीं था कि वो किसी ड्राइवर के साथ आएगा। मेरा ख्याल था कि वो अकेला होगा और मैं आसानी के साथ अपनी गाड़ी में सफर जारी रखने में कामयाब हो जाऊंगा, मगर वो मेरी जान का जंजाल बनने पर तुला हुआ था। अगर मुझे अपनी कार में अगवा करके कहीं और ले जाने का प्रोग्राम है तो खुलकर बात करो। मैंने तंग आकर चुपते हुए लहजे में कहा, वरना अपनी अपनी गाड़ी में चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मेरी नीयत खराब हो तो आगे चलकर भी गड़बड़ कर सकता हूँ। तुम बिलावजा बात का पतंगड़ बना रहे हो। जब तुम यहीं से मेरी नीयत पर शुबा कर रहे हो तो हट में पहुंचने के बाद क्या होगा? तुम पूरी तरह मेरे रहमो करम पर होगे। वो बात की बात है। मैंने जला कर कहा, इस वक्त तो वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, वरना आज की मुलाकात को खत्म समझो, बाद में हम किसी अच्छे वक्त पर दोबारा मिल सकते हैं। तुम बहुत जिद्दी हो। वो बेबसी के साथ हंसते हुए बोला, जिस बात पर अट जाते हो उस पर से तुम्हें हिलाना मुश्किल हो जाता है। ये मुलाकात मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी से हो रही है। मैंने बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर तुम्हारे लिए खूबसूरत दावत का एहतमाम किया और तुम मेरे सारे बंदोबस्त को खाक में मिलाने पर तुले हो। खैर, तुम जिस तरह चाहो मेरे पीछे चले आओ, बाकी बातें हट पर ही हो जाएंगी। उसका जसीम ड्राइवर फुर्ती के साथ अपनी शिस्त संभाल कर आगे रवाना हो गया और मैं भी शहराड का इंजन स्टार्ट करके तेजी के साथ उसके पीछे रवाना हो गया। मेरे जहन में रह रहकर यह बात चुभ रही थी कि श्रीमान सिंह मुझे अपनी ही गाड़ी में ले जाने पर क्यों मुसर था। हालांकि हट पर पहुंचने के बाद मैं बज़ाहिर पूरी तरह उसके रहमो करम पर होता और अगर वो मेरे साथ कोई चाल ही चलनी चाह रहा था तो उसे उसके लिए हट पर बेहतर मौका मुयस्सर था। लम्हा भर के लिए मुझे ख्याल आया कि शायद उसने हट का सिरे से कोई बंदोबस्त ही नहीं किया था और मुझे बहला फुसला कर रास्ते ही से अगवा करने का मंसूबा बनाए बैठा था। मैं एक बार उसकी कार में सवार हो जाता तो वह रास्ते में मौका पाकर मुझे बेहोश कर सकता था और ऐसी हालत में अपने किसी भी महफूज ठिकाने पर कैद कर सकता था। लेकिन मुझे फौरन ही वो ख्याल अपने सर से झटक देना पड़ा, क्योंकि वो खुद ही हट पर किसी पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का जिक्र कर चुका था, जिसका मतलब था कि उसके प्रोग्राम में हट का इंतजाम शामिल था। सफेद करोला के पीछे सफर करते हुए मैंने यह बात भी नोट की कि उस कार पर सफारती नंबर प्लेट के बजाय कराची की आम नंबर प्लेट लगी हुई थी। आम हालात में वो कोई गैर मामूली बात नहीं होती, क्योंकि बेशतर सफारतकार अपनी निजी मसरूफियात और खास तौर पर तफरीही सरगर्मियों के दौरान लोगों की तवज्जो से बचते रहने के लिए अपनी हर सफारती शनाख्त को खैरबाद कहने को तरजीह देते हैं। लेकिन वहां मामला श्रीमान सिंह जैसे चालाक सीक्रेट एजेंट का था, इसलिए मैं खुद को हर मामूली से मामूली बात पर तवज्जो देने के लिए मजबूर पा रहा था। कराची के साहिली तफरीही मकामात पर शहरी सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ की अदम फराहमी की वजह से रात में आमदोरफ्त का रुझान नहीं पाया जाता। तवील मुसाफत तय करने के बाद जब रात के लामुतलाही सन्नाटे में समंदर की सरकश मौजों का धीमा धीमा शोर सुनाई देने लगा तो अंधेरे में दूर तक फैलती हुई हेडलैम्प्स की रोशनी में कहीं कहीं हर्ट्स के आसार भी नजर आने लगे। फिर उसी नकाश में सड़क के किनारे खस्ता हाल ट्रक का हेवला भी नजर आया, जो एक ही जगह ठहरा हुआ था। ट्रक नजर आते ही मुझे अपने सर पर से एक बड़ा बोझ उतरता महसूस हुआ। दोनों गाड़ियों की रफ्तार खासी तेज थी, लेकिन उस वक्त हम ट्रक से खासे दूर थे कि अचानक ट्रक के साइलेंसर से धुएं का एक मरगोला खारिज हुआ। उसकी अकबी बत्तियां रोशन हुई और ट्रक का आहिस्तगी के साथ हरकत में आता हुआ नजर आया। शायद वो लोग अपनी जात को हर शक व शुबे से बालात रखने के लिए हर गाड़ी की आमद पर उसी तरह ट्रक का स्टार्ट करके पेशकदमी कर रहे थे और शायद काली शहराड नजर न आने पर दोबारा रुक कर इंजन बंद कर लेते थे। आनन फानन में मैं कच्चे से रेंग कर सड़क पर आते हुए निस्फ बाडी वाले ट्रक से आगे निकल गया। अंधेरा और तेज रफ्तारी की वजह से मैं ट्रक के कैबिन का जायजा नहीं ले सका था, लेकिन आगे निकल जाने के बाद मैंने अकब नुमा आईने में देखा कि मेरी कार देखते ही उन लोगों के ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली थी। चंद ही मिनट बाद हम साहिल के मुतवाजी बनी हुई सड़क पर आ गए, जहाँ दाहिने हाथ पर शोरज़दा वीराना फैला हुआ था और बाएं तरफ हट्स की कतार से आगे समंदर का किनारा था। कारों के मुकाबले में ट्रक की रफ्तार बहुत ज्यादा सुस्त नहीं थी। खाक और धूल में अटा हुआ होने की वजह से वो खस्ता हाल जरूर नजर आता था, लेकिन मेरी गाड़ी से उसका फासला बता रहा था कि ट्रक का इंजन बहुत मजबूत और जानदार था। उसके सहारे वो घंटों हमारा कामयाब ताक़ुब कर सकते थे। लेकिन वो सिलसिला ज्यादा देर तक जारी नहीं रहा। अचानक श्रीमान सिंह की कार की रफ्तार कम हुई और वह बाएं तरफ एक पुख्ता रास्ते पर घूम गई, जो एक वसी 2 मंजिला हट की तरफ जा रहा था। मैंने उसकी तकलीद की और चंद सानियों बाद ट्रक को कुराता हुआ आगे निकलता चला गया। हमारे पहुंचने से पहले उस हट पर एक स्याह मर्सिडीज पहले से मौजूद थी और हट के बाद हिस्सों से झांकने वाली रोशनी से पता चल रहा था कि वह हट उस वक्त भी आबाद था। मैं अपनी कार का इंजन बंद करके नीचे उतरा
तो मेरे कानों में जनरेटर का हल्का सा शोर गूंजने लगा। हट में रोशनी के बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हो गया था। उन लोगों ने अपनी जरूरियात के लिए वहां किसी ताकतवर पेट्रोल जनरेटर का बंदोबस्त किया हुआ था। हमारी गाड़ियां रुकते ही हट की दीवार के साए से एक दराज गामद साया निकलकर हमारे सामने आ गया। तारों भरे आसमान के नीचे मैले कपड़ों में मलबूस उस दराज गामद शख्स की आंखों में पुरस्कार और मानी की चमक गूंज रही थी। खनक हवाओं से अपने बचाव के लिए उसने एक पुराना ऊनी कोट पहना हुआ था और सर पर भी ऊनी टोपी ओढ़ रखी थी। अपने वज़ाकता से मुलाजमीन के किसी चानिसार वफादार कबीले का फर्द मालूम हो रहा था। उसने सबसे पहले श्रीमान सिंह को सलाम किया, जिसका मतलब था कि श्रीमान सिंह उस हट पर अजनबी नहीं बल्कि अक्सर वहां आता जाता रहता था। क्या हाल है अहमद? श्रीमान सिंह ने अपनायत के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। बस साहब करम है मौला का, उसने रस्मी सा जवाब दिया। फिर कदर राजराना लहजे में बोला, मिस लोग अंदर है, 2 क्रेट सोडा फ्रिज में है, ऊपर पानी की टंकी फुल है, जनरेटर में भी सुबह तक के लिए पेट्रोल का बंदोबस्त है, और कोई काम हो तो मैं इधर ही रहूंगा।